नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, साथ में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव की। आपने देखा होगा पिछले 2-4 दिन से हम लगातार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद में हम भारतीय जनता पार्टी की ही बात कर रहे हैं। और लगातार जो है वो हम कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आए हैं। अब इसको लेकर जो है वो बड़ी आपत्ति हो सकती है कि ऐसा क्यों, लेकिन जब हम बात करते हैं कि हम जो जिस तरीके का विश्लेषण करने जा रहे हैं, उसमें आपने एक चीज़ देखी होगी कि लगातार जिस तरीके से हम जो बात आगे बढ़ा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं उसके आसपास ही जाके टिकती हुई नजर आती है। अब कल ही मैंने एक वीडियो में बात किया था अखिलेश यादव ने दबाव की राजनीति और हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम ने तय कर दिया कि राहुल गांधी का आगे का राजनीतिक यात्रा जो है वो किस तरीके की हो। समाजवादी पार्टी को गठबंधन का हिस्सा नहीं बनाना, हरियाणा में आम आदमी पार्टी को नहीं बनाना। और ऐसी स्थिति में जब महाराष्ट्र में अखिलेश यादव ने मोर्चा खोला दुलेपुर की सीट से, दुलेपुर जो है क्षेत्र है जहां से उन्होंने रैली की, और फिर उन्होंने जो है वो 12 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, और लगभग जो है वो कांग्रेस उसने समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब आप अजय राय का स्टेटमेंट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अखिलेश यादव ने बड़ी चालाकी से 7 सीटों पे पहले ही अपने कैंडिडेट जो है वो घोषित कर दिए, और कांग्रेस पार्टी को वो 2 सीटें देने के लिए तैयार हुए, एक गाजियाबाद और एक अलीगढ़, जहां से पिछले 20 से 25 साल से कांग्रेस पार्टी के लिए सूखा पड़ा हुआ है। और बीजेपी इन दोनों ही क्षेत्रों में बड़ी स्ट्रांग है, दोनों विधानसभा के जो क्षेत्र है उनमें। अब ऐसी स्थिति में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को अच्छे से पता है कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव जो है वो उनके लिए अब ज्यादा मायने नहीं रखते हैं। तो आज 1 घंटे पहले तक की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी ने अखिलेश यादव के चरणों में पूरी तरीके से समर्पण कर दिया कि वो उत्तर प्रदेश की दोनों सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब समाजवादी पार्टी जो है वो उन दोनों सीटों पर अपना चुनाव लड़े। तो फिर जब हम ये कहते हैं तो फिर आपको लगेगा कि ये जो विश्लेषण है वो करीब करीब इसी के आसपास जाता हुआ दिखाई देता है। हमने बात करी थी आम आदमी पार्टी की भी कि आम आदमी पार्टी जो है वो हरियाणा से अब अरविंद केजरीवाल का भी अंत जो है वो नज़दीक है। अरविंद केजरीवाल से दिल्ली जो है वो अब दूर जा रही है, इसलिए महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव लड़ने की अरविंद केजरीवाल हिम्मत भी नहीं कर रहा। लेकिन जब हम महाराष्ट्र के चुनाव की बात करते हैं तो मैंने इससे पहले एक बार वीडियो में कहा था कि ये जो लड़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ असली और नकली शिवसेना की है। इसके अलावा कोई पार्टी जो है वो अभी अगर हम देखें तो नेक टू नेक फाइट में नहीं है। और जो लोग ये सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से उनका मुकाबला है, वो शायद उनकी गलतफहमी साबित हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें महाराष्ट्र के चुनाव में देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी एक अकेली पार्टी है जो 150 से ऊपर सीटों पे जो है वो चुनाव लड़ने जा रही है, और वो मादा भी रखती है, वो चुनाव लड़ सकती है और जीत भी सकती है। और आज भारतीय जनता पार्टी ने 99 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया। उनके पास में बड़े चेहरे हैं, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, एकनाथ शिंदे हो, या फिर अजीत पवार। क्योंकि अजीत पवार को लेकर थोड़ी सी शंका रहती है, लेकिन इतनी भी नहीं रहती कि महायुति जो है वो सरकार नहीं बनाएगी। लेकिन अब जब हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि हरियाणा के विधानसभा चुनाव ने राहुल गांधी ने जो नैरेटिव लोकसभा चुनाव में बनाने की कोशिश की थी, उस पूरे नैरेटिव का सूपड़ा साफ कर दिया, उसको ध्वस्त कर दिया। अब कैसे, उसको आप समझ सकते हो। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में थोड़ा सा रास्ते से भटकी, और रास्ता था हिंदुत्व, कट्टर हिंदुत्व की जो छवि थी, हिंदुत्व की छवि से थोड़ा दूर हटे और मुसलमानों को भी साथ लेने की एक कोशिश की गई, उस समुदाय को प्रयास किया गया। और खामियाजा ये हुआ कि इतना कुछ करने के बाद में भी कोई मुस्लिम आबादी बहुल्य या जो क्षेत्र है वहां से भारतीय जनता पार्टी को वोट परसेंटेज में आप देखोगे तो ज्यादा फायदा नहीं हुआ। दूसरा नुकसान हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही लोगों की अनदेखी की, चाहे वो नुपुर शर्मा हो या ऐसे, तो इससे लोगों में संशय पैदा हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के विधानसभा चुनाव में लोकसभा के चुनाव से सबक लिया और बटोगे तो कटोगे इस थ्योरी पे काम करना शुरू किया और एक मैसेज दिया। और उस मैसेज का फायदा क्या हुआ वो आपको पता ही चल गया।
अब इसमें आप अगर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से देखोगे जोड़ के, तो आपने देखा होगा महाराष्ट्र में हिंदुत्व का कार्ड जो है वो इस बार चलेगा। और क्यों चलेगा, इसके पीछे की बड़ी वजह यह है, जिस तरीके से औरंगाबाद से लेकर मुंबई तक मुसलमानों ने जो रैली की थी, उससे दूसरे समाज के दूसरे तबके के लोगों को जो है वो सीखने को जरूर मिला है। तो ये एक बड़ा रोल प्ले करेगी ये रैली, कि उनका जो मार्च है वो हिंदुओं को एक कर गया। मुझे नहीं पता कि आप इस बात पे जो है वो कितना यकीन करते हैं, लेकिन इसके बाद में चाहे वो बहराइच के अभी दंगे हो, इसके अलावा सरतन से जुदा, तो कुछ ऐसे चीज़ें, और एक और बड़ा रोल जिस तरीके से नसरुल्ला मारा गया और उसके बाद में एक ट्रेंड कराया गया एक टूलकिट के हिस्से की तरह कि हर घर से नसरुल्ला निकलेगा। तो ये एक बड़े कारण थे जो हिंदुत्व को एक कर गए। और इस वक्त हिंदुत्व को लेके एक ही पार्टी है, वो है भारतीय जनता पार्टी, और दूसरा हम कह सकते हैं कि एकनाथ शिंदे। तो ये एक बड़ा कारण। दूसरा, कांग्रेस पार्टी जहां दलित वोटों के ऊपर जो है वो अपना हक जताती है और अपने फेवर में लेने की कोशिश करती है, तो हरियाणा में जिस तरीके से दलित विरोधी छवि जो निकल के आई है कांग्रेस पार्टी को, वो महाराष्ट्र में भी डेंट करेगी। जिस तरीके से कुमारी शैलजा के समर्थकों को जो है वो गलत टिप्पणी की गई हुड्डा समर्थकों के द्वारा, तो इसका प्रभाव जो है वो महाराष्ट्र में भी देखने को मिलेगा, और ये एक जो है वो बड़ा कारण होगा। और उसके बाद में आपने देखा जिस तरीके से दलितों के वोट तो मिले, लेकिन ओबीसी का वोट भी मिला हरियाणा में, और ओबीसी का मुख्यमंत्री भी दिया गया, और मंत्रिमंडल में जिस तरीके से एक संतुलन बनाने की पूरी कोशिश की हरियाणा में, तो इससे सीधे तौर से मैसेज आएगा महाराष्ट्र में। तो ये जो दूसरा कारण जिसकी हम बात कर रहे थे। और तीसरा कारण हम बात करते हैं संविधान बचाने की। तो लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाया गया था, क्योंकि लोकसभा चुनाव में ये सेंटर का इलेक्शन था, और एक जो है वो माहौल बनाने की कोशिश की कि अगर भारतीय जनता पार्टी 400 से ज़्यादा सीटें जीतती है तो वो संविधान को बदलने की कोशिश कर सकती है। तो लोकसभा चुनाव जो है वो खत्म हो चुका है, अब विधानसभा चुनाव है, तो विधानसभा चुनाव में संविधान बदलने का जो खेल है वो मुझे नहीं लगता कि इसमें जो है वो चलने वाला है। क्योंकि महाराष्ट्र में अगर भारतीय जनता पार्टी या महायुति की सरकार आती है, तो उसमें केंद्र में जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो उसका असर देखने को मिलेगा, ये तो जो है वो नज़र आता नहीं है। तो संविधान के मुद्दे पे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है। तो फिर एक बड़ा जो है वो फैक्टर है, वो है जारंगे पाटिल। जारंगे पाटिल इस बार फिर जो है वो 18 तारीख को, आपको पता होगा, वापस से जो है वो अनशन में छठी बार बैठ गए हैं। जालना क्षेत्र से वो आते हैं। बड़ा उग्र आंदोलन इससे पहले भी जो है वो देखा गया था, और ये लोकसभा चुनाव में जो है वो ये काम भी करके गया था। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से इसके ऊपर एक नीति बनाई है, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि वो इसका हल जरूर निकालना चाहते हैं, लेकिन वो संविधान के दायरे में। क्योंकि अगर वो संविधान के दायरे से 10% से जो अगर ज़्यादा की बात करते हैं, तो अगर वो उससे ज़्यादा अगर बाहर जाते हैं, तो फिर ये मामला जो है वो कोर्ट में जाएगा और कोर्ट इस पर रोक लगा देगा। लेकिन उन्होंने साथ में एक चीज़ और बोली कि जो ये मराठा आंदोलन में जो मराठा आरक्षण की बात कर रहे हैं, और जिसको जो है वो विपक्ष कैच करने की कोशिश कर रहा है, स्पेशली शरद पवार की बात। तो शरद पवार जब इसको कैच करने की बात कर रहे हैं, तो देवेंद्र फडणवीस ने सीधे तौर से कहा कि क्या शरद पवार जो है वो लिख के दे सकते हैं कि वो अगर सत्ता में आते हैं तो मराठाओं को एक इस तरह का आरक्षण दे देंगे। उसके बाद से शरद पवार का जो है वो इसके ऊपर कोई बात नहीं है। तो ये कुछ मुद्दे थे जो महाराष्ट्र में साफ तौर से जो है वो दिखाई देने लगे हैं। और महाविकास आघाड़ी में तो अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, अब जब हम बात करते हैं असली और नकली, तो अब ये भी जो है वो एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। बड़ा मुद्दा क्या है, जो शिवसेना का जो कोर वोटर है, वही स्थिति एनसीपी में भी है कि उसके हिसाब से जो है वो असली शिवसेना कौन सी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना या फिर जो है वो उद्धव ठाकरे की। तो एकनाथ शिंदे ने तो जो है वो अपने आप जो है वो एक अपना जिसको कहें कि रास्ता तैयार कर लिया कि वो कट्टर हिंदुत्व की जो छवि बाला साहब ठाकरे की थी उसी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे जो है वो उस पर फिसलते चले गए। और फिसलते कैसे चले गए, जिस तरीके से जिस गठबंधन के साथ वो थे, विपक्षी गठबंधन के, उस गठबंधन की स्थिति ये थी कि उन्होंने सनातन को जो है वो गालियां दी, मलेरिया और कोविड से भी जो है वो उसका। और उसके बाद में भी अगर उद्धव ठाकरे उस गठबंधन के साथ रहते हैं, तो यहाँ से एक सीधा तौर से जो है वो मैसेज आएगा। हाँ, ये भी मान सकते हैं कि असमंजस की स्थिति रहेगी, लेकिन अब वो चुनाव में किस तरीके से दूर होती है वो भी एक जो है वो देखने को मिलेगा। और एनसीपी, तो एनसीपी की भी स्थिति यही है। और जब हम बात करते हैं, क्योंकि एक तरफा बात करना जो है वो, अगर हम इसको अलग करके देखें, दूसरे हिस्से से देखें, तो राजदीप सरदेसाई
क्योंकि उनकी जो घरवाली है वो टीएमसी की सांसद है राज्यसभा से। तो ऐसी स्थिति में वो तो शायद जो है वो झूठ नहीं बोलते होंगे इस मामले में, क्योंकि वो तो कट्टर मोदी विरोधी है, वामपंथी विचारधारा के जो है वो समर्थक है। तो ऐसी स्थिति में वो भी जो है वो यही अनुमान लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है या महायुति जो है वो अब महाविकास आघाड़ी से बहुत आगे निकल गई है। और ऐसी स्थिति में उन्होंने तो ये तक अनुमान लगा दिया कि 15 से 20 सीटें जो है वो एनसीपी निकाल सकती है। तो 53 में से अगर 15 से 20 सीटें एनसीपी अगर अजीत पवार निकाल सकता है, तो ऐसी स्थिति में एकनाथ शिंदे और फिर उसके बाद में 150 से ज्यादा सीटों पर लड़ने वाली बीजेपी। तो आप अनुमान लगा के देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में जो है वो किस तरीके की सरकार बनने वाली है। अब आगे बढ़ेंगे महाविकास आघाड़ी में, तो महाविकास आघाड़ी में किस तरीके से पेच फंसेंगे, किस तरीके से वो इसको जो है वो, और कौन कौन से मुद्दों पे काम किया जाएगा। क्योंकि एक बड़ा मुद्दा जो मराठा आंदोलन पे जब हम बात करते हैं, तो मराठा आंदोलन में जो मुद्दा बना था, जैसे किसान आंदोलन का एक मुद्दा बना था लेकिन वो हरियाणा में नहीं चल पाया, तो मराठा आंदोलन की जो काट है, लाडली बहना, ये जो योजना है महाराष्ट्र की, वो मुझे लगता है कि इस बार जो है वो उस आंदोलन के ऊपर भारी पड़ने वाली है। और अगर उसका प्रभाव अगर देखने को मिला, तो फिर आप मान के चलिए कि एक तरफा जीत की तरफ जो है वो महायुति आगे बढ़ जाएगी और महाविकास आघाड़ी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। हालांकि हरियाणा में तो जो है वो सुपड़ा साफ तो नहीं कह सकते हम, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर जो है वो बड़ा जरूर था। लेकिन तीसरी बार हारना और इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बाद में जो है वो हारते हैं, तो ये एक जो है वो बड़ी बात होती है। और महाराष्ट्र में जब हम बात करते हैं, क्योंकि कुछ लोग अनुमान लगा रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी का, तो आप सोच के देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो जो कोई मुख्यमंत्री है नहीं, शिवसेना का इस वक्त मुख्यमंत्री है, तो देवेंद्र फडणवीस की एंटी इनकम्बेंसी तो इस चुनाव में काम आने वाली है नहीं। दूसरा, 2.5 साल के जो लिए जो है वो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहे और 2.5 साल के लिए एकनाथ शिंदे। तो ऐसी स्थिति में अब जो है वो आकलन किया जाएगा कि इन दोनों में से जो है वो बेस्ट मुख्यमंत्री कौन, जो मराठी अस्मिता को आगे ले जाकर या आगे ले जाने में या साथ लेकर चलने में सक्षम है। तो ये मुकाबला सिर्फ और सिर्फ यहीं आके जो है वो रुक जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप ये अनुमान लगा रहे हो कि मामला जो है वो पेचीदा है या बहुत कुछ नेक टू नेक फाइट देखने को मिलेगी, तो अब तक की स्थिति में जो है वो लग नहीं रहा। और जिस तरीके से यूपी में अब सरेंडर किया है कांग्रेस पार्टी ने, तो उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि स्थिति जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्पष्ट है नहीं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।